Assalamualaikum dear students, hopes you are fine और very well, doing something very productive and positive means आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत भी है और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव पॉजिटिव भी यकीन करते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमने बात डिस्कस करनी है वो एक कदम आगे है, स्टोरी का अगला रुख है, चैप्टर ऑफ द नेक्स्ट स्टोरी है। कहानी कुछ ऐसी है कि हम ये देख चुके हैं कि कितनी मुख्तलिफ फॉर्म्स में करंट की ईएमएफ आपको मिल सकती है, करंट के कितने डिफरेंट सोर्सेज हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि करंट पैदा करने के लिए बैटरी, जनरेटर, थर्मोकपल और इस तरह की बहुत सी डिवाइसेस का सहारा लिया जाता है। आज हम देखेंगे कि आखिर जो करंट आपको मिल रहा है वो क्या क्या कर सकता है, वो आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छी पॉजिटिव खूबियां, पॉजिटिव एडिशंस लेके आ सकता है। आखिर करंट इतना जरूरी क्यों है, क्या इफेक्ट्स हैं करंट। तो चलिए आज के लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। स्टूडेंट्स, करंट के तीन मेजर इफेक्ट्स हैं। करंट तीन सूरतों में अपना आप जाहिर कर सकता है। करंट जहां से गुजरेगा तीन चीजें या इन तीनों में से कोई एक या तीनों इकट्ठे जाहिर करेगा। तो इफेक्ट्स कहते हैं असरात को। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है, इन तीनों में से कोई एक या तीनों साइमल्टेनियसली जाहिर होते हैं। सो दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड एज इफेक्ट्स ऑफ करंट। इनमें से मैं लिस्ट आपके सामने लिखता हूं, फिर हर एक इफेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द हीटिंग इफेक्ट। आप जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो थोड़ी देर के बाद वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। आपके मोबाइल फोन का चार्जर ही क्यों ना हो, आप चार्जिंग पे मोबाइल फोन लगा के थोड़ी देर बाद आके चार्जर को छू कर देखें तो पता चलेगा कि चार्जर थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इसी तरह अगर एसी की तार में से काफी देर तक करंट पास कर रहा हो आपका एसी एयर कंडीशनर की वायर, थोड़ी देर के बाद जाकर आप एयर कंडीशनर वायर को पकड़ के देखें तो यू विल सी कि ये तार अच्छी खासी गर्म हो चुकी है। इसी तरह अगर आपका चार्जर लैपटॉप का काफी देर से चार्जिंग पर लगा हो तो आपका चार्जर और आपका लैपटॉप गर्म हो चुका होगा। सो करंट का एक हीटिंग इफेक्ट भी है। अब ये करंट का हीटिंग इफेक्ट क्यों है, इसकी रीजन क्या? स्टूडेंट्स, इसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में से ट्रैवल करते हैं तो उस कंडक्टर में अकेले इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा उस कंडक्टर में ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस या कैटाइन्स या एटम्स भी मौजूद होते हैं। मैं पॉजिटिव चार्जेस इसलिए कह रहा हूं बिकॉज़ द सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। सो दीस आर द न्यूमरस पॉजिटिव कैटाइन्स और द एटम्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे they will collide with these atoms और अपनी काइनेटिक एनर्जी इन एटम्स को डिलीवर करते जाएंगे बाय न्यूमरस कोलाइड्स। हर बार कोलाइड करने पर, हर बार टकराने पर वो अपनी कुछ एनर्जी इन एटम्स को देते जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। ये हीट इंक्रीज करती है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इन एटम्स की बढ़ती जाएगी, ये कंडक्टर, ये मटेरियल, ये ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा गर्म होता जाएगा। तो चलिए इस बात को एनिमेशन से भी देखते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे मेरे साथ एक एनिमेशन, एक छोटे से जेट में भी देख रहे हैं। यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और आते हुए इन एटम्स के साथ टकरा रहे हैं। अब हर टकराव पे आप कलाइन को यहाँ पे एक इफेक्ट से ब्राइट करके दिखाया गया। हर कलाइन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस एटम को डिलीवर कर देता है और लामहाला इस एटम की टोटल एनर्जी पर फर्क पड़ता है। एटम की टोटल एनर्जी बढ़ जाती है जो कि बाद में टेम्परेचर के सूरत में उभरती है। पूरे का पूरा कंडक्टर गर्म हो जाता है। बच्चों, अब इसके बाद इससे अगले कॉस्ट इफेक्ट पे आपको लेके चलता हूं, तो चलिए मेरे साथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इफेक्ट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट से कौन वाकिफ नहीं है? आप अपने बचपन में इस मैग्नेटिक इफेक्ट का जिक्र बहुत दफा सुन चुके हैं। आप जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो उसकी इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। आप जानते हैं कि जैसे अगर मैं इस वायर में से करंट पास करूंगा तो उस वायर के इर्द गिर्द अराउंड दिस वायर अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड। तो ये भी मैं आपको एनिमेशन से दिखाना चाहता हूं, चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एक प्लेन है, पेपर है। मैं इस पेपर को कट करके इसमें से एक वायर पास करूंगा। तो मैंने ये पेपर को सेंटर से कट कर दिया, इसको कट करके मैं इसमें से वायर पास करने लगा। मैंने वायर पास की और वायर में से मैं करंट पास कर रहा हूँ। राइट नाउ the direction of current is in the downward direction। तो आप देख सकते हो कि इस डाउनवर्ड डायरेक्शन से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यही तो प्रॉब्लम आप देख नहीं सकते, और इसी मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए अब मैंने यहाँ पर कंपास रखी है और कंपास के साथ साथ लाइंस ड्रॉ कर। तो आप ये देख रहे हो कि ये लाइंस सर्कुलर वे में प्रोड्यूस हो रही है। दिस
इज एक्चुअली द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ये करंट की मौजूदगी का, करंट के प्रेजेंट होने का एहसास दिलाता है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी प्रेजेंट अराउंड एनी कंडक्टर। जिस कंडक्टर में जो करंट पास करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के गिर्द हमेशा जरूरी है कि प्रोड्यूस होगी। तो चलिए अब मैं आपको इससे आगे एक और इफेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ। स्टूडेंट्स, ये तो हमने दो इफेक्ट्स देख लिए, हीटिंग इफेक्ट हो गया और उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर इफेक्ट दैट इज द वेरी फेमस वन, जो थोड़ा सा जरा डिफरेंट है। आप उसके बारे में इतनी डिटेल में पहले पढ़ नहीं चुके हुए, लेकिन पढ़ा जरूर हुआ। दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इफेक्ट। स्टूडेंट्स, ये केमिकल इफेक्ट से क्या मुराद है? केमिकल इफेक्ट ऑफ अ करंट मींस कि आप करंट पास करवा के करंट की मौजूदगी में कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा सकें, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि करंट की मौजूदगी के बगैर पॉसिबल ना हो, उन्हें सिर्फ करंट की मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ करंट रिक्वायर हो। ऐसे रिएक्शन को हम रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। अगर हम कंबाइन करके बोले तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और क्या आप जानते हैं ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा सेल जहां पे सेल यानी बैटरी यानी करंट की मौजूदगी में रिएक्शन हो, उसे क्या कहा जाता है? जरा सोचिए, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, शायद आपको चीजें याद आ जाए। आप कहते थे कि ऐसे एक बीकर में कुछ सॉल्ट जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते थे, और उस इलेक्ट्रोलाइट में कुछ रॉड्स बैटरी के साथ जोड़ के जब किया करते थे, उन रॉड्स को आप इलेक्ट्रोड्स कहा करते थे। तो ये मेरे पास जो सेटअप आ गया है, दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें मैं इस बैटरी की मदद से कुछ रिएक्शंस करवा सकता हूँ। आमतौर पर ये रिएक्शंस इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शंस कहलाए जाते हैं। इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोरिफाइनिंग से रिफर्स है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी आप बखूबी जानते हैं। आमतौर पे एक सस्ते मेटल के ऊपर, लाइक कॉपर, लाइक आयरन, लाइक एल्यूमिनियम के ऊपर एक महंगे, एक सुपीरियर मेटल का कोट करना, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में होता है, जैसे आपके बाइक के पार्ट्स में होता है, लोहे के ऊपर या किसी और सस्ते मेटल के ऊपर क्रोमियम की खूबसूरत प्लेटिंग की जाती है साइलेंसर पे या मुख्तलिफ इंजन पार्ट्स के ऊपर। इसी तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कॉपर के ऊपर या एल्यूमिनियम के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, और आप उसे कहते हैं कि दैट इज 1 कैरेट या 2 कैरेट गोल्ड रिलेटेड ज्वेलरी। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अमल भी बिल्कुल इसी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के तहत किया जाता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर स्टूडेंट्स होता क्या, थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इसके बाद एक और टाइप के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे डिस्कशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोरिफाइनिंग के ऊपर नहीं है। हमारी डिस्कशन सिर्फ इफेक्ट ऑफ करंट पे, हमने इसे बड़ा माइनर सा थोड़ा सा कवर करना है। आपको नामों का इल्म होना चाहिए। ये जो थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा मैं बीच में शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से बताऊंगा, आपको उनका इल्म होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल है, तो ज़ाहिर है कि ये इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव चार्ज रखती होगी और इलेक्ट्रोड भी नेगेटिव चार्ज रखती होगी। स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं और इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रोरिफाइनिंग हो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के एतबार से पूछा जा सकता है। अभी मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखाऊंगा। चाहे एनोड कैथोड, यहां से एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। स्टूडेंट्स, ये रिडक्शन से क्या मुराद है? ऑक्सीडेशन से आप ये समझ सकते हैं कि एनोड में हमेशा डिसॉल्व होगा। एनोड से चीजें उतरेंगी, मैटर या मटीरियल उतरेगा, वो जाके कैथोड पे चिपकेगा। सो अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में स्टूडेंट्स एनोड को हमेशा सुपीरियर बनाया जाता है। It should be made up of superior metal. It should be made up of inferior metal. के सस्ते मेटल की है उस मेटल की बननी चाहिए जिसके ऊपर आप कोटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ से मटीरियल, यहाँ से सुपीरियर मेटल के पार्टिकल उतर के जाके इंफीरियर के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। रिडक्शन संभव डेपोजिशन, ये रिडक्शन होती है, मैं भी आपको डिस्कस करता हूँ एक आधे मिनट तक आगे जाके। सो राइट नाउ बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो सुपीरियर मेटल है हम उसे एनोड बनाते हैं, क्योंकि एनोड में डिसॉल्व होना है और कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होना है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि इफ यू वांट टू प्लेट इलेक्ट्रोप्लेट एट स्पून विद गोल्ड, अगर आप सोने की प्लेटिंग एक स्पून के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो स्पून को क्या बनाएंगे? एनोड या कैथोड? क्योंकि चिपकना स्पून के ऊपर जाके स्पून पर डेपोजिशन चाहते हैं, तो स्पून को हमेशा कैथोड बनाएंगे।
और गोल्ड को आप एनोड बनाएंगे ताकि यहाँ से उतर के डिसॉल्व होकर सामने स्पून पे जाके चिपकना शुरू हो जाए। सो ये थोड़ा सा फिनोमेना था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब मैं आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में बताता हूँ। आपने मैट्रिक में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में पढ़ा है जहां पे आप इम्प्योर कॉपर को प्योर करते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने इम्प्योर कॉपर को, कॉपर की प्योरीफाइड फॉर्म नहीं है, इसमें थोड़ा सा इम्प्योर कॉपर यानी कुछ इम्प्योरिटीज शामिल है, इसे यहाँ से उतार के प्योर साइड पे प्योर कॉपर पे डिपॉजिट करें। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर कॉपर शुड बी मेड एज इम्प्योर कॉपर शुड बी मेड एज एनोड। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे होगा। क्योंकि एनोड में हमेशा डिसॉल्व होना होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमारी इलेक्ट्रोड और ये दूसरी इलेक्ट्रोड, हम इसे पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, इसे नेगेटिव से जोड़ रहे हैं। तो ये वाली पॉजिटिव यानी एनोड है, ये वाली नेगेटिव यानी कैथोड है। क्योंकि एनोड ने डिसॉल्व होना तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो मैं यहाँ पर रिफाइनिंग लिख देता हूँ। रिफाइनिंग के अमल में एनोड ने डिसॉल्व होना तो लिहाजा दिस शुड बी मेड एज इम्प्योर, इसे इम्प्योर बनाया जाएगा और यहाँ से मटीरियल उतर के इस प्योर कॉपर पे जाकर डिपॉजिट होता शुरू हो जाएगा और डिपॉजिट भी प्योर फॉर्म में होगा। तो ये इट शुड बी मेड प्योर, ये कैथोड प्योर होनी चाहिए ताकि यहाँ से इम्प्योर उतर के प्योर पे जाकर डिपॉजिट हो और जो उसका स्लैग है, स्लज है, जो वेस्ट मटीरियल है वो नीचे बैठता चला जाए। अब ये सारा अमल कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये सारा अमल क्यों होता है? इसके अंदर हम करते हैं एक कॉपर का सॉल्ट जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। होगा क्या स्टूडेंट्स, जब ये पॉजिटिव की बात की जाए तो बात थोड़ी सी तवज्जो के साथ सुनिएगा। यहाँ पर कॉपर है, कॉपर फौरन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन हथेली पर रख के तो बैठा मेटल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज करेगा, ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा, खींच लेगा और ये आयन बना के एक पॉजिटिव आयन बना के सोल्यूशन के अंदर मारा मारा करना शुरू हो जाता है। जैसे ये सोल्यूशन में आएगा तो सोल्यूशन में खुशबू आएगी ताजे इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी को चीज की खुशबू आया करती थी, वैसे इस कॉपर को इस सोल्यूशन में ताजे इलेक्ट्रॉन्स की खुशबू आएगी और वो जाहिर है नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से आएगी, जो इसे यहाँ से खींचती हुई इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाएगी। नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये कॉपर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स पकड़ेगा और न्यूट्रलाइज होंगे इसी पक्का इसी कैथोड पर अपना घर बना लेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का मिल जाना रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का खो देना ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आप मुझसे दिखाना चाहते हैं, चलिए मैं आपको देख देता हूँ। कॉपर ये इलेक्ट्रॉन्स खो बैठा और दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, दे दिए, ये इसकी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ये एनोड पे होगा। और कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे इसके जो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैथोड का रिएक्शन है। यहाँ पे कॉपर के दो चार्जेस वाला आयन आया, जैसे इलेक्ट्रोड कैथोड पे दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो इसने हंसी खुशी यहाँ पे अपना घर बसा लिया, यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया, रिडक्शन वाली फॉर्म है इसकी। चलिए ये बात भी मैं आपको एक एनिमेशन से दिखाता हूँ ताकि आपको सारी कहानी असल में समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस देख रहे हो। स्विच है, बैटरी है, मैं स्विच को ऑन करूंगा और सडनली इस सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो सर्किट के स्विच के ऑन होने का इंतजार करते हैं। चल बेटा ऑन हो जा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन लेगा कॉपर से और कॉपर के इलेक्ट्रॉन लेके बैटरी को सप्लाई कर रहा है और बैटरी आगे से वही इलेक्ट्रॉन निकाल के कैथोड को दे रही है। अब कैथोड के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है और एनोड अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो चुका है। एनोड असल में कॉपर ही था जो इलेक्ट्रॉन्स खो चुका है और वो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स खोता हुआ वापस सोल्यूशन में जाना शुरू हो गया और सोल्यूशन में उस इलेक्ट्रॉन्स की खुशबू आई आप देख सकते हैं और वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए भागा कैथोड पे। जब उसे वहां से इलेक्ट्रॉन्स मिले तो उसने अपना घर उसी कैथोड को बना लिया। अब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स साथ ही साथ एनोड से उतरते चले जाएंगे और वो सारे कॉपर के जो आयन्स हैं जो एनोड से उतरे हैं वो कैथोड की तरफ भागते जाएंगे, रश करते जाएंगे और वो साथ ही साथ जाके कैथोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे। तो आप देख रहे हो एनोड की सेहत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है क्योंकि एनोड डिसॉल्व हो रहा है और कैथोड की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है क्योंकि सारा का सारा कॉपर उसी पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वर्क्स। और इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम करती है और इस सारे के सारे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और ये करंट का एक केमिकल इफेक्ट भी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे का सारा इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहला सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाह रहा हूँ, दैट इज डिफाइनिंग वोल्टामीटर। राइट डाउन ऑन द बुक, अपनी
किताब पे या जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पर सवाल को नोट कर लें। डिफाइन वोल्टामीटर। वोल्टामीटर से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? बड़ा मशहूर, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा तगड़ा सवाल है और एक ऐसा सवाल है जो आमतौर पर बच्चों की नजर से बच जाता है। बच्चे से पढ़ते हैं तो शायद इसे एक आम सा मामूली सा सवाल समझ के इग्नोर कर देते हैं, और अगर ये पेपर में आ जाए तो बच्चा फिर ये परेशान होता है कि ये सवाल कहाँ से आया। यहाँ परेशानी का शिकार होता है। यहाँ वोल्ट मीटर की डेफिनेशन लिखा था, तो स्टूडेंट्स ये वोल्ट मीटर नहीं जो आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये वोल्टा मीटर है। ये वोल्टा मीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये सारे का सारा सेटअप जहां पर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी और ये तमाम चीजें जिस बीकर में, जिस वेसल में पड़ी है उसे वोल्टा मीटर कहते हैं। डेफिनेशन में बोल देता हूँ, पॉज करके बैक करके दोबारा लिख लीजिएगा। A vessel containing the electrolyte, electrode and a battery is called as voltmeter. साथ आप एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो the answer would be enough to give you 2 marks. Thank you so much जी, अपने लिए तरह ख्याल रखें। आपसे मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में। Take care of yourself. See you in the next lecture.